हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा देखा कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म जो है बेहतरीन चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया। 7th क्लास चला हम लोग का कॉन्सेप्ट का और 3 क्लास हम लोग का चला क्वेश्चन सीरीज़ का। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन का जो सीरीज़ है यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है, प्लस उसके साथ पेड बैच भी अपलोड हो रहा है। आज से हम लोग न्यू चैप्टर बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरित। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरित पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का आप तैयारी कर रहे हो, लखनऊ, गोरखपुर, DDU, CUT, तो उसमें जो आप BSc मैथ दीजिएगा तो उसमें फिजिक्स के लिए जो सिलेबस आएगा उसके लिए आज हम सेकेंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे से, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म के बाद मैग्नेटिज्म आप लोग समझ गए होंगे, उसको डेली रिवाइज करते रहिएगा कॉन्सेप्ट को, कि उससे आप भुलाएं नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा ही दिया हूँ, और जब एग्जाम समय भी होगा तो और मैं करवाऊँगा प्रैक्टिस आप लोगों को। ठीक है, तो यूट्यूब का अगर हम लोग पहली बार विजिट करते हैं तो बिल्कुल चैनल को जितना सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जितना जल्दी हो सके कोर्स में इनरोल हुई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और सिंपली आप प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से आप लोग इनरोल हो सकते हैं। और थर्ड, किसी तरह का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से बेसिकली जो है हमारे फैकल्टी से आप किसी तरह का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज़, आपके कोर्स के रिलेटेड, आपका एग्जाम कब होगा, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हर क्यूरी जो है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है हमारे फैकल्टीज़ के द्वारा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट इन मोस्ट एनर्जेटिक वे द न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या चैप्टर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरित। ठीक है, तो बस पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, जब जो मैं कहूँगा वही लिखना है। बस ध्यान से उसको, इस चैप्टर को फील करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले क्लास चलेगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर इस चैप्टर को तोड़ा जाए, इलेक्ट्रो मतलब इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिक मतलब इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, और इंडक्शन मतलब प्रेरित, किसी में इंड्यूस करना, किसी में प्रेरित करना, मतलब कहीं ना कहीं खुद से वो नहीं इलेक्ट्रो और या मैग्नेटाइज होगा, उसमें हमें कहीं ना कहीं उसमें उसको मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। उसमें इंड्यूस सिंपली मतलब होता है किसी में मोटिवेट करना, इंड्यूसमेंट लाना, किसी को प्रेरित करना, किसी को किसी अच्छा काम के लिए, किसी वर्क के लिए उसको इंकरेज करना, तो उसको इंड्यूस कहते हैं। तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक चीज़ और मैग्नेटिक चीज़ को हम लोग इंड्यूस करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो खुद से मैग्नेटाइज या खुद से उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा, हमें उसमें इंड्यूस करना पड़ेगा। अब कैसे इंड्यूस करेंगे, किस किस कंपोनेंट का हमें हेल्प लेना पड़ेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या जाना कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग मैग्नेटिज्म इफेक्ट देख सकते थे। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से हम लोग मैग्नेटिज्म इफेक्ट हम लोग देख सकते थे। सपोज कीजिए, मैं जब आपको पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में, तो मैं बताया था अगर आपका कोई कॉइल है और उसमें अगर आप उसको बेसिकली उसमें करंट फ्लो करवा दीजिएगा और बैटरी से उसको कनेक्ट कीजिएगा उस कॉइल को, तो उसमें जब अगर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से उस कॉइल में मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उस कॉइल में मैग्नेटिज्म इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैसे? जब उसमें करंट देंगे तब, जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब वहाँ पे हमें
उस कॉइल के पास मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं उसके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा जो वो प्रोड्यूस करेगा। तो इससे हम लोग क्या जाने कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म दोनों आ रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से आपका मैग्नेटिज्म आ रहा है। क्यों? पहले आपने कॉइल में करंट प्रोड्यूस करवाया, तब जाके उसके पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड हुआ, तब उसके पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आया। बट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, कैसे मैग्नेट से हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे किसी क्लोज सर्किट में, किसी कॉइल में। ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट का बात करेंगे, एक आपका फाराडेज और एक हेनरी। दो साइंटिस्ट आपके थे, एक फाराडेज जो ने दिया था लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एक आपका हेनरी जो बताया था इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन। दो साइंटिस्ट का हम लोग बात करेंगे और दोनों साइंटिस्ट का नियम जो है, उससे कॉन्सेप्ट, उस पर डायरेक्शन, वो बेसिकली इस एग्जाम में देखने को मिलेगा इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे फाराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फाराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फाराडे लॉ, साइंटिस्ट है फाराडेज, इनको बेसिकली मन था कि मुझे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। बट इनको कुछ अलग करना था, इनको मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्हें शो करवाना था। तो फाराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में मैं EMI लिख रहा हूँ, ये क्या था? फाराडेज का लॉ। क्या इन्होंने नियम दिया था और क्या इन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने ऐसा देखा कि इन्हों ऐसा एक लॉ को लाना पड़ा, ऐसा इनको एक नियम को लाना पड़ा, ऐसा इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में डिमोन्स्ट्रेट किया था अपने लेबोरेटरी में, वो सब हम लोग जानेंगे। इन्होंने क्या किया देखिएगा, एक कॉइल था बेसिकली, एक कॉइल है बेसिकली, उसमें इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ना कि एमीटर नहीं लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, जो कि बताएगा उसका करंट का डिटेक्शन बताएगा और उसका बेसिकली डिफ्लेक्शन बताएगा, करंट है कि नहीं है। क्योंकि एमीटर लगाते जब करंट फ्लो करवाते तब, बट अभी हम लोग लगा रहे हैं गैल्वेनोमीटर। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा, हाउ यू विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलते हैं, तो एमीटर के लिए शंट लगाते थे आप लोग पैरेलल में, तो वो सब आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर क्या किया, इस सर्किट को क्लोज सर्किट नाम दे दिया, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से किया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, एक बेसिकली क्या किया, एक बल्ब टाइप का लगा दिया। ये कॉइल है आपको, ये क्लोज सर्किट है और इस कॉइल में, इस कॉइल के नीचे गैल्वेनोमीटर लग गया है ना, बैटरी, और यहाँ पे एक बैटरी भी है मान के चलिए, और ये आपका बेसिकली बल्ब है, और ये आपका एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है। तो इन्होंने देखा कि जब इस मैग्नेट है तो मैग्नेट का दो पोल्स है, नॉर्थ और साउथ पोल, ध्यान सुनिएगा। तो इस मैग्नेट का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल मैग्नेट हैज देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, इट्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट देयर साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पे जाकर टर्मिनेट होगा आउटसाइड की, मतलब इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बेसिकली नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉइल में भी इंटर कर रहे हैं, एक या दो ही बट इंटर तो कर रहे हैं, एक या दो ही बट इंटर कर रहे हैं। इंटर करने की वजह के, इंटर करने के बावजूद भी इस बल्ब में ग्लो नहीं आ रहा है, इस बल्ब में ग्लो नहीं आ रहा है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे करंट का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैग्नेटिज्म फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है बट करंट नहीं आ रहा है, जिस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इन्होंने क्या किया कि मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को, यही जो आपका जो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं कॉइल के पास ले जा रहा हूँ।
पहले मैग्नेट आपका रेस्ट पोजीशन में था, अब इन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को जो है कॉइल के पास बार बार ले जा रहे हैं। तो जब इन्होंने मैग्नेट को कॉइल के पास ले गया तो इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले एक क्रॉस कर रहा था वो अब नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा इससे क्रॉस कर रहा है। किससे? कॉइल से। जब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जब रेस्ट में था तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली इस कॉइल से बहुत कम अमाउंट में क्रॉस कर रहे थे। बट जब ये मैग्नेट को कॉइल के पास ले गए तो इन्होंने देखा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्रॉस कर रहे हैं इस कॉइल से। मतलब इन्होंने क्या लगाया दिमाग कि मैग्नेट का, अगर मैग्नेट को हम लोग मोशन में लाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से ज़्यादा अमाउंट में क्रॉस कर रहा है। और देखा कि उसके बाद बल्ब में ग्लो आने लगा। जैसे मैग्नेट को कॉइल के पास लाए तो कहीं ना कहीं बल्ब ग्लो करने लगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रॉस करने लगा इस कॉइल से। तो इन्होंने लगाया, एक स्टेटमेंट बोल दिया कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज होगा उसको नाम दे देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में ही कि किसी एरिया सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर इसको क्रॉस करेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया सरफेस को क्रॉस करेगा उसके नॉर्मल, तो उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन्होंने बोला कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का चेंज होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं। पहले ये रेस्ट में था, जब इसको आप मोशन में लाए, जब इसको आप कॉइल के पास लाए तो कहीं ना कहीं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा अमाउंट में इस कॉइल से पास होने लगे। तो वही बोला कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो आपका ईएमएफ विद्युत वाहक बल में परिवर्तन देखने को हमें मिला है। जब जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो एक इस कॉइल में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमें चेंज देखने को मिला है। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, एक बैटरी का एक वोल्टेज उसके अंदर सेटअप हो गया है, और जिस वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा, बताने लगा कि करंट का प्रेजेंस आने लगा, तब आपका बल्ब ग्लो कर गया। मतलब वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट एंड आफ्टर दिस गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन एंड शो द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन करंट इज इंड्यूस। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। बस कहानी खत्म, यही के बाद बस हो गया। जब इस मैग्नेट रेस्ट में था तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स काफ़ी कम अमाउंट में इस कॉइल से क्रॉस कर रहे थे। बट जैसे हम इस मैग्नेट को हम लोग पास लाए इस कॉइल के सामने, तो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब पास लाना मतलब क्या हुआ, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना। इन्होंने ये नहीं कहा कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकले या कम निकले, इन्होंने कहा कि जब जब इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है तो इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है।
एक विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित हुआ है, और जिस वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया है, और अगर सर्किट बंद है तो करंट में भी इंड्यूस हो गया, करंट भी सेटअप हो गया, और जिस वजह से बल्ब ग्लो कर गया। मतलब मैग्नेट को पास लाइए या मैग्नेट को दूर लाइए, दूर ले जाइएगा तो इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम अमाउंट में निकलेगा। मतलब फ्लक्स में तो चेंज हो रहा है ना, अभी आपका मैग्नेट रेस्ट है, बट जैसे आप इससे दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम निकल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, और अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है तो आपका करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। यही इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। उसके लिए क्या कीजिएगा, चेंज होने के लिए इसको इस कॉइल के पास लाइएगा या इससे दूर ले जाइएगा। पास ले आइएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा अमाउंट में इससे निकलेंगे, और जिस वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस हो जाएगा, और जिस वजह से इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा, एक करंट का प्रेजेंस बताएगा, और जिस वजह से बल्ब ग्लो करेगा। और अगर आपका सर्किट बंद है तो इसमें करंट भी इंड्यूस हो गया। अब समझे इंड्यूस का मतलब, इंड्यूस मतलब कहीं बाहर से इंड्यूस हुआ, क्योंकि पहले तो इसमें बैटरी और करंट का सेटअप नहीं था। मैग्नेट को दूर ला रहे हैं और पास ला रहे हैं, तब जाके इसमें इंड्यूस आ रहा है, इसमें मोटिवेशन आ रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत वाहक प्रेरित। यही इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। Whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, बस चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कहने का मतलब उससे कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ज़्यादा या कम। तो वो कब मालूम चलेंगे, जब उसको आप उसके पास लाइएगा या उससे दूर ले जाइएगा। तो जब whenever there is change in magnetic flux, a EMF is induced, and EMF is induced in the coil, then galvanometer shows the deflection and identify the presence of current. And if the circuit is closed, then current is also induced. And if the circuit is closed, then current is also induced. पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ एक तरह से बैटरी आप समझिए, वोल्टेज। उसके बाद ही ना करंट सेटअप होगा। अगर आपका सर्किट क्लोज है, की जो है आपके क्लोज है, तो आपके क्या हो जाएंगे, करंट बेसिकली इंड्यूस हो जाएगा अगर आपका सर्किट क्लोज है। तो यही बेसिकली फाराडेज का ये पहला लॉ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कीजिए तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। ये इनका पहला लॉ दिया गया था, जिसमें इन्होंने बेसिकली चेंज के बारे में बताया था, कैसे एक ईएमएफ सेटअप हो गए, कैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी क्लोज सर्किट लूप में। यही इनका पहला लॉ था। दूसरा लॉ में इन्होंने क्या बताया था, दूसरा लॉ में इन्होंने बस क्या किया था, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म में इसको बता दिया था कि फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज कीजिएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना ज़्यादा चेंज कीजिएगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। उसके अंदर उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उसके गैल्वेनोमीटर का। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम धीरे धीरे चेंज कीजिएगा
तो उसके गैल्वेनोमीटर में धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब ईएमएफ भी धीरे धीरे इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा तो आपका ईएमएफ भी ज़्यादा चेंज होगा। ये इन्होंने सेकेंड लॉ में बताया था। मतलब लिख सकते हैं सेकेंड लॉ में फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के। फ्लक्स में जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा उसके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। अगर फ्लक्स को धीरे धीरे लाइएगा उसके पास तो डिफ्लेक्शन धीरे धीरे, अगर तेज लाइएगा तो तेज़ी से डिफ्लेक्शन, तेज़ी से होगा डिफ्लेक्शन। मतलब चेंज चाहिए उसको, कैसे कैसे भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज चाहिए। या तो उसके पास ले जाइए या उससे दूर ले जाइए। पास ले जाइएगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे, और दूर ले जाइएगा तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स कम निकलेंगे। मतलब जो भी चेंज होगा तो उस ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस कॉइल में जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। मतलब फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके ई के। ई मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फिर इन्होंने सेकेंड क्या अप्रोच दिया, ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी। मतलब जिस रेट से इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा विथ टाइम, जिस रेट से इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, उतना ही उसमें कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना ही ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा आपका उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे चेंज होगा तो धीरे धीरे उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। अब इसी को अगर हम लोग बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम लोग हटा दें तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी। और यहाँ पे एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। स्क्वायर में जितना नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज कीजिए स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो यहाँ पे एन, मतलब इससे एक फॉर्मूला निकल गया इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। फाई एम क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये माइनस साइन क्या है, माइनस साइन इसका विरोध बता रहा है। सबका विरोध होता है, मतलब आप इस मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो कॉइल क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। इट ओपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस बाई दिस मैग्नेट। इस मैग्नेट के द्वारा जो इसमें चेंज हो रहा है वो इसका ओपोज करना चाह रहा है, वो इसका विरोध करना चाह रहा है। तो कैसे विरोध करेगा, तो विरोध करने के लिए हम इसमें माइनस साइन लगाए हैं। माइनस साइन विरोध कैसे करेगा देखिएगा। अगर इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो तुरंत क्या करेगा, इस कॉइल के एक इंड पे यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बेसिकली बना देगा। मैं क्या बोला हूँ, अगर मैग्नेट का दो पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब मैग्नेट को पास लाइएगा तो कॉइल भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। तो जब मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो यहाँ इसमें भी दो पोल्स हो जाएंगे, एक आपका ये नॉर्थ और एक आपका इधर साउथ पोल हो जाएंगे। तो इस मैग्नेट के सपोज कीजिए ये जो नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो क्या करेगा, ये कॉइल इसका विरोध करेगा। बेसिकली इसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे चुपके से धीरे से अपना नॉर्थ पोल लगा देगा। नॉर्थ पोल लगा दिया तो समझ गए, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से अलग होंगे, डाइवर्ज सेपरेट हो जाएंगे।
तो जैसे इसका नॉर्थ पोल आएगा तो ये कॉइल इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये अपने में चेंज नहीं चाहता है, ये अपने में ईएमएफ को इंड्यूस नहीं करना चाह रहा है। तो जिस वजह से एक इंड पर इसने नॉर्थ पोल लगा दिया। इसने क्या लगा दिया? नॉर्थ पोल लगा दिया। तो क्या होगा? नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा। तो क्या एक तरह से क्या किया? विरोध किया कि नहीं? अगेंस्ट किया कि नहीं? अगर इस मैग्नेट को आप दूर ले जाइएगा, दूर ले जाइएगा तो दूर भी नहीं जाने देगा, ना ही पास आने देगा, ना ही दूर जाने देगा, क्योंकि पास लाना और दूर ले जाना दोनों में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है ना। तो दूर भी नहीं जाने देगा। दूर के लिए क्या करेगा? यहाँ पे चुपके से धीरे से साउथ पोल का एक इन लगा देगा। क्या लगा दिया? साउथ पोल। कि नॉर्थ साउथ रहेगा तो अट्रैक्टिव नेचर बना रहेगा, ये मुझसे दूर भी नहीं जाएगा और मेरे अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब मैग्नेट रेस्ट में है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी कम अमाउंट में इससे निकलेंगे। चेंज कीजिएगा तब ना उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा बेसिकली। तो जब दूर जाएगा तो यहाँ पे साउथ पोल लगा देगा कि वो हमसे दूर ना जाए, अट्रैक्टिव नेचर बना रहे। यही आपका माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके विरोध, इसके अगेंस्ट में कॉइल जो है अपने अंदर कोई चेंज नहीं चाहता है। वही चेंज को ओपोज करने के लिए माइनस साइन हम लोगों ने लगाया है कि हमारे अंदर जो परिवर्तन होंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे, उसका हम लोग ओपोज करेंगे। यही आपका फॉर्मूला है। ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। माइनस बता दिया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है इन द कॉइल, और ये फ्लक्स का चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में। यही फॉर्मूला बन गया ई का। ई इजकल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। मोस्ट सुपर लेवल फॉर्मूला, मोस्ट ऑसम कॉन्सेप्ट। इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम। ई इजकल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। दो साइंटिस्ट निकले थे, तो एक साइंटिस्ट फाराडे ने बेसिकली दो लॉ दिया। पहला ये बोला कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और अगर आपका सर्किट क्लोज है तो करंट भी इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बताया कि जिस रेट से फ्लक्स में चेंज होगा उसी रेट से उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। अगर कम अमाउंट में चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी कम अमाउंट आएगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में चेंज होगा तो ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी। ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में, और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है विरोध का, ओपोज का। जब जब कॉइल में चेंज हुआ है तो कॉइल में किसके वजह से चेंज हो रहा है? मैग्नेट की वजह से। तो मैग्नेट के बेसिकली जो पोल्स आ रहे हैं, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो कॉइल क्या करेगा? इसका ओपोज करेगा यहाँ पे अपना, क्योंकि जब इसके पास आया तो कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इसने लगा दिया नॉर्थ पोल कि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो रिपेल रहेगा, मतलब डेंजर, खतरा एरिया, मुझे इसके पास नहीं आना है। और दूर भी नहीं जाने देगा। दूर के लिए क्या करेगा? लगा देगा साउथ पोल की नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्टिव नेचर बना रहे, दूर भी नहीं जाने देगा। सॉरी, मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉइल है अपने अंदर कोई चेंज नहीं चाहता है, कि ना मेरे अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस हो, ना मेरे अंदर कोई करंट इंड्यूस हो, और ना मेरे अंदर कोई बल्ब कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट ग्लो करे। बस वही चाहता है कॉइल। और ये आपका एक क्लोज सर्किट है। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फाराडेज का जो सेकेंड लॉ है वो किस लॉ पे बेस्ड है? तो फाराडेज का जो सेकेंड लॉ है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन आता है कि फाराडेज सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच लॉ? तो बोलिएगा कि वो लॉ ऑफ एनर्जी पे कंजर्वेशन है, क्योंकि एनर्जी को नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड।
मतलब कहने का मतलब है कि मैग्नेट को इसके पास ले जाना से कोई एनर्जी लॉस को जो उसमें एनर्जी का जो डिसिपेट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसको हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ना ही उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, ना ही डिस्ट्रॉयड करेंगे। और लॉस को भी हम लोग काफ़ी नेग्लिजिबल इफेक्ट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? जो एनर्जी लॉस है, मैग्नेट को ले जाना जो है, उसमें अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, उसके अंदर जो एनर्जी जो हल्का फुल्का भी जो लॉस हो रही है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल के इफेक्ट में मान रहे हैं। ठीक है, तो जिस वजह से बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो याद रखिएगा, फैराडे का जो सेकेंड लॉ है किस लॉ पे बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लॉ पे, कंजर्वेशन पे आपका बेस्ड है। तो फैराडेस का जो कहानी है यही तक ख़त्म हो गया। 2 ही लॉ देके इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो हेनरी साहब थे, इनके जो मित्र थे, दोनों को ही निकले हुए थे ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन्होंने बोला कि आपने बता दिया कि हाँ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर। जी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप रिटायर्ड हो गए सर? अब आप बताइए, क्या आपने बताया कि इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है, अगर सर्किट क्लोज है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उस करंट का जो है इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन क्या होगा, ये तो आपने नहीं बताया। बोला हाँ, ये तो आपने सही बोला हेनरी साहब, ये तो मैंने नहीं बताया कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। बोला कि चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगा। मैं दूंगा लेंज लॉ, मैं दूंगा बेसिकली एक लेंज लॉ, जिसमें मैं बता दूंगा विद्यार्थियों को कि इस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन क्या होगा, उसके अंदर इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन होगा, ये मैं बता दूंगा। आपने सिर्फ उसके में मैग्नीट्यूड का आपने सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन दिया कि कितने अमाउंट में उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आपने डायरेक्शन नहीं बताया, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन होगा, किधर से फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और कैसे बेसिकली फ्लो करेगा, ये आपने नहीं बताया। तो उसके लिए हेनरी साहब ने बोले कि मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं एक नियम दूंगा, लेंज लॉ। क्या दूंगा? एक लेंज लॉ मैं बेसिकली बताऊंगा, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ तक आपको किसी तरह का प्रॉब्लम, क्योंकि धीरे धीरे अब हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। लगभग 30 से 35 मिनट क्लास अप्रॉक्स अब ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ तक हम लोगों ने, मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ईजीएस्ट वे में। इससे ईजीएस्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बहुत ईजीएस्ट वे है, काफ़ी मैं स्मॉल अमाउंट से मैं आपको बुक से काफ़ी अलग लेवल में आपको समझा रहा हूँ। अब बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर अच्छा से समझ लीजिएगा तो काफ़ी ईजीएस्ट वे में आपका निकल जाएगा। और इस तरह का कंटेंट सिर्फ मेरे द्वारा आपको मिल सकता है, संतोष सर के द्वारा। इस सुपर लेवल और एनर्जेटिक वे में इस कॉन्सेप्ट का मज़ा सिर्फ आप मेरे साथ ले सकते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक और एक रिफ्रेशेबल मूड के साथ, इंजॉयमेंट के साथ फिजिक्स को फील किया जा सकता है। तो अब फैराडेस का लॉ खत्म हो गया, 2 लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का लॉ, जिन्होंने दिया था लेंज लॉ, जिसमें इन्होंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। टोटल उन्होंने क्रेडिट टोटल उन्होंने ही ले लिया था, उन्होंने भी बताया था। फैराडेस का लॉ को कॉपी करते हुए उन्होंने बढ़े थे, बट एक डायरेक्शन ऐड कर दिए थे, जिस वजह से सारा क्रेडिट उन्होंने जीत लिया था। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ। लेंज लॉ क्या था? उन्होंने भी यही बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा या कम निकलेंगे। अगर उसके पास लाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगे, और उससे दूर लाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम निकलेंगे। मतलब जब
आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर आपका सर्किट क्लोज है तो आपका उसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा। फिर इन्होंने बताया बेसिकली जो बताया कि अगर इसको पास लाइएगा तो ये इसका विरोध करेगा, नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो जिस वजह से इसके अंदर चेंज हो रहा है वो उसी का बस विरोध करेगा, ये याद रखिएगा। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये कॉइल जो अब मैग्नेट की तरह जो अब बन गया है, जो ऐड कर रहा है, वो अब यहाँ पे एक एंड पे नॉर्थ पोल बेसिकली नॉर्थ पोल लगा देगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा देखिए नॉर्थ पोल ऐसे करेगा, एक सर्किल की तरह इसके ऊपर से इसको घेर देगा, और देखिएगा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन आपको ऐसे रहेगा। ये नॉर्थ पोल का कैसे डायरेक्शन है आपको एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ पोल यहाँ लगाएगा तो साउथ पोल का डायरेक्शन आपका है क्लॉकवाइज। कैसे साउथ पोल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब बोल रहे हैं कि मैग्नेट का जिस पोल की वजह से जिसमें चेंज आया है, ये कॉइल देख रहा है कि किसके वजह से चेंज हो रहा है, किसके वजह से चेंज हो रहा है, मैं बस उसी का वो अपोज करूंगा। आई ओनली ओपोज दोज पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय whom विच आई अफेक्ट, जिसकी वजह से मैं अफेक्ट हुआ हूं। तो देख रहा है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेरे पास आ रहा है तो चुपचाप यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा देगा। नॉर्थ पोल लगा देगा तो मतलब लगाने का मतलब है कि अब नॉर्थ आ गया तो रिपेल करेगा, तो वो तो मेरे पास आएगा नहीं, जहाँ पास आएगा नहीं तो मेरे में चेंज भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ। और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्थ पोल अगर लगा दिया तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल लगा दिया मतलब इसमें जो करंट का जो आपका डायरेक्शन है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस मैग्नेट को दूर ले जाइएगा, दूर भी नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे तुरंत साउथ पोल लगा देगा, और जिसका डायरेक्शन होगा आपका क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ना दूर ही जाने दे रहा है ना पास ही जाने दे रहा है, बस वो अपने अंदर एक चेंज चाह रहा है। वो अपने अंदर बस कोई चेंज ही नहीं चाह रहा है, ना दूर जाओ ना पास जाओ, वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं चाह रहा है, बस यही चाह रहा है। कॉइल की एक अपनी एक इच्छा है, कॉइल की क्या है एक इच्छा है कि मेरे अंदर कोई चेंज ही मत करो, मेरे अंदर कोई चेंज ही मत करो। ना चेंज होगा, ना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ना करंट इंड्यूस होगा। तो आप जाने नॉर्थ पोल है तो इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा ईजिएस्ट वे में एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका नॉर्थ पोल का ये दो बना दीजिएगा, बस ऐसे ऐसे मतलब ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। साउथ पोल है तो देखिए साउथ पोल का ऐसे झुका हुआ है मतलब क्लॉकवाइज। मतलब लेंज लॉ क्या है कि वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज ईएमएफ इंड्यूस, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज द करंट विल आल्सो इंड्यूस, but this coil also opposes the change. This coil also opposes the change by which it is affected. It मतलब ये oppose करेगा चेंज को, किस वजह से ये affected हुआ है, मतलब it opposes the change by which it is affected. जिस वजह से वो affect हुआ है उसका वो क्या करेगा ओपोज करेगा। यही उन्होंने लेंज लॉ बताया और डायरेक्शन दे दिया। नॉर्थ पोल आएगा मैग्नेट का तो बेसिकली नॉर्थ पोल मैं लगा दूंगा एक एंड पर जिसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर दूर जाएगा तो साउथ पोल लगा दूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखिए ऐसे, और एक ऐसे सर्किल टाइप का कर दिया। जैसे हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू, आपको पढ़ा रेजिस्टेंस में आई इक्वल टू वी बाई आर। अब भी को क्या हम लोग ई नहीं लिख सकते हैं, ईएमएफ भी क्या है यहाँ पे ई है। फैराडेज पे लॉ आइए क्या हम लोग ने पढ़ा ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई एम बाई डी टी। यस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन नहीं है तो आप सिंपली ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। और अगर ई का मैग्नीट्यूड कोई बोले तो सिर्फ डी फाई एम बाई डी टी।
ये आपका फोर्थ इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। सारा मैं एक न्यूमेरिकल लेवल का आपका फॉर्मूला डिजाइन कर रहा हूँ। फिर आइए यहाँ पे 2 में वैल्यू पुट कीजिए ई का, आई इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड पुट कीजिए d∅m/dt इंटू 1/r। आर क्या है? रेसिस्टेंस है। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन। ई का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया d∅m/dt इंटू 1/r, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में। पांचों इक्वेशन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल फार्मूला से मैं कैसे कैसे देख रहे बना दिया हूँ। पांचों फार्मूला को पुट कर दिए और लेंज लॉ भी लिख दीजिए कि लेंज लॉ टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट एंड इंड्यूस EMF, because whenever we brought the magnet towards the coil, then this coil opposes the changes by which it is affected. Whenever we brought the magnet towards the coil, then this coil opposes the changes by which it is affected. Or in the second case, if we move the magnet away from the coil, if we move away the magnet away from the coil, then this coil again opposes the changes by which it is affected. मतलब दूर भी जा रहा है तो अपने अंदर इसका विरोध कर रहा है, और अगर ये पास भी आ रहा है तो इसका विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। बस ये चाह रहा है कि मेरे अंदर कोई चेंज ना हो, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर चेंज हुआ तो मैं अपोज करूँगा। यही माइनस साइन का अंतर था, यही लेंज लॉ डायरेक्शन में दिए। ये फॉर्मूला इसको नोट डाउन कीजिए। एक और मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। एक होता है आपका, इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है I=dq/dt। किसी कंडक्टर में करंट का कैसे फ्लो करता है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उस वजह से उसमें चार्ज, बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से उसमें करंट फ्लो करता है। मतलब जिस रेट से किसी मेटल में, किसी कंडक्टर में जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है किसी टाइम इंटरवल में, उसी को बोलते हैं करंट। मतलब I=dq/dt। फैराडेज लॉ से मैंने क्या पढ़ा, E=-N d∅m/dt। नो प्रॉब्लम, ये हम लोग पढ़े। अगर E का मैग्नीट्यूड कोई पूछेगा तो सिर्फ d∅m/dt। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब है, क्योंकि माइनस साइन क्या है, उसका डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर अपोज। I=dq/dt। फिर पढ़े हम लोग I=E/r। E का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए d∅m/dt इंटू 1/r। ये जो I का वैल्यू है इसमें पुट कीजिए d∅m/dt इंटू 1/r इक्वल टू dq/dt। dt से dt कट गया, d∅m/r इक्वल टू dq। ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन। गजब लेवल का कॉन्सेप्ट जब निकल रहा है आपके सामने, गजब लेवल के फॉर्मूला आपके सामने बन रहे हैं, न्यू टाइप फॉर्मूला। I=dq/dt। फिर I का वैल्यू E/r, तो E का जो वैल्यू है यहाँ से पुट किए। फिर जो है इस I का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, तो dt से dt कट गया। तो अब जो ये d∅m है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, अब रेट ऑफ चेंज नहीं रहा ना, अब ये रेट ऑफ चेंज नहीं रहा d∅m, क्योंकि अब मैग्नेटिक फ्लक्स में सिंपली चेंज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि अब टाइम dt कट गया। और dq क्या है, उसके अंदर जो चार्ज में भी जो
बेसिकली चेंज आ रहा है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये भी प्रॉब्लम, ये भी याद रखिएगा माइंड में, जब इसके लेवल, जब ऐसा लेवल का जब न्यूमेरिकल आएगा जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज के बारे में रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा उस सर्किट में, और आपका करंट उस मतलब चार्ज का जो है बेसिकली इनिशियल और फाइनल वैल्यू दिया रहेगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। सारा जो फॉर्मूला है एक ही से मैं कैसे कैसे डिजाइन कर रहा हूँ, ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कंटेंट आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल नेचुरल अपना एक कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन लेवल का फुल डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट है, कहीं आपको ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट मिल सकता है पूरा यूट्यूब पे, क्योंकि सिलेक्शन का शोर है, बेसिकली सिलेक्शन का शोर है, एक आपके लिए फुल डेडिकेशन, फुल मेहनत है आपके प्रति। अब हम लोग डी क्यू इजक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई एम बाई आर है ना, डी फाई एम बाई, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज कीजिए इस डी क्यू को हमें मन करा है डेल में बदलने के लिए, डेल फाई एम बाई आर इजक्वल टू डेल क्यू, 7 इक्वेशन। मतलब कहीं ना कहीं अगर उसमें इंस्टेंटेनियस चेंज दिया रहेगा तो डेल क्यू इजक्वल टू डेल फाई एम बाई आर, ओके। अब यहाँ पे देखिए डेल क्यू इजक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, मतलब बेसिकली फाई टू माइनस फाई वन बाई आर, ये आपका 8 इक्वेशन। फिर 9th इक्वेशन डेल क्यू इजक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब बी ए कॉस थीटा। तो मतलब फाई टू माइनस, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज होता है ये आप जानते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दीजिए, उसके एरिया में चेंज कर दीजिए, या उसके एंगल में चेंज कीजिए। क्योंकि मैं बताया था, सपोज कीजिए ये आपका जो बेसिकली है, ये बेसिकली आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया था नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, ऐसे। तो इससे जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मल सरफेस, जो इसका एरिया वेक्टर का जो सरफेस का जो डायरेक्शन है, उससे जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगे उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदल दीजिए। अब ऐसे रख दीजिए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, अपवर्ड। फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर दीजिए, ठीक है। थर्ड, उसके थीटा जो है एंगल, मान सपोज कीजिए मैग्नेटिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पैरेलल जा रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो 0 डिग्री। तो वैसे हम लोग इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। पहला केस हम लोग रखेंगे, उसके फाई टू माइनस फाई वन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, एरिया कॉस थीटा को कांस्टेंट रखेंगे। सेकेंड केस में कॉस थीटा में चेंज करेंगे, देखिएगा B2 माइनस B1 ए कॉस थीटा, ऐसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, एरिया कॉस थीटा को सेम रखा। सेकेंड केस में थीटा को मैं चेंज करूँगा, ये दोनों को सेम रखूँगा। तो ये आपका 10th फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला यहाँ से एरिया थीटा में चेंज कर दीजिएगा। एरिया में चेंज करना मतलब उस कॉइल में, उस कॉइल का रेडियस एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट करना, रेडियस को छोटा करना, बड़ा करना, उसका मतलब ये हुआ। तो आज का क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखना चाह रहे हैं। आज के क्लास के लिए तो जितना मैं पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए, कैसा क्लास लगा बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।